भाषण के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री प्रदीप सिंह वघेला जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी गोवर्धन भाई झड़पिया जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और लोकप्रिय सांसद श्री देवी सिंह चौहान जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे साथी भाई रतन सिंह राठौर जी, हमारे जीतू भाई आहिर जी, जीठा भाई आहिर जी, हमारे कुबेर भाई डिंडोर जी, हमारे बच्चू भाई खबाड़ जी, हमारे भरत भाई डंगार जी, संजय पटेल जी, कानू भाई पटेल जी, सम्मानित मंच और हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे चुने हुए प्रतिनिधिगण और यहाँ पंचमहल में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पवित्र धरती पर, जहां शक्ति स्वरूप जगत जननी मां कालिका जी का निवास होता है, ऐसे पवित्र स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इस धरती को नमन करता हुआ और जिसका जिक्र अभी रतन सिंह जी ने किया, जहां पावागढ़ के पवित्र मंदिर पर ध्वजारोहण भी होकर के उसे भी सुशोभित किया, ऐसी पवित्र धरती को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि गुजरात का एक विशेष स्थान है देश में। ये वीरों की धरती है, ये सन्यासियों की धरती है, ये संतों की धरती है, ये समाज को सुधारक के रूप में देने वाली धरती है और इसको अगर कहा जाए तो भारत की चेतना को जगाते हुए आगे बढ़ाने वाले वीरों की धरती है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। आज अगर हम आजाद भारत से पहले देखें तो विषय बहुत से ऋषि मुनियों ने इस धरती को एक नई दिशा दी। तो भारत अगर हम आजादी की बात करें तो हम महात्मा गांधी और सरदार पटेल को भूल नहीं सकते, और अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो योगदान है उसको भी देश कभी भुला नहीं सकता। ऐसी पवित्र धरती पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं आप सब लोगों को इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों को एक विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, जहां सुबह 8:15 बजे तक बारिश हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, उसके बावजूद आप सब लोग यहां पर आए हैं। आपका विशेष धन्यवाद, जो आपका पार्टी के प्रति एक लगाव है, एक जोड़ है। मैंने सुबह सुबह फोन किया प्रदीप सिंह जी को और हमारे गोवर्धन भाई को, रतन सिंह जी को, हमारे देवी सिंह जी को। हमने कहा देखो बारिश हो रही है, कोई प्रेशर मत रखना, कार्यक्रम हो सकता है तो करना, लेकिन हम भी कार्यकर्ता हैं, हमको मालूम है कि कितनी तकलीफ होती है, लेकिन आप सब लोग मौसम के विपरीत परिस्थिति में भी आप सब लोग आए हैं। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि जब हम 9 साल
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को लेकर के हम आगे चले, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1951-52 से हम सोचते रहे कि अंत्योदय, एकात्म मानववाद, गरीब का भला हो, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का भला हो। सरकारें आई और गई, गरीबी हटाओ के नाम पर लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी राजनीति करती रही, गरीबों के नाम पर वोट लिया और गरीबों को ही लूटा। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को साकार किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। ये हम सबको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि हम भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमें काम करने का मौका तब मिल रहा है जब हम अमृत काल में भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर ले जाने का हमको ये सौभाग्य मिला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं 9 सालों का अंतर क्या है और 9 साल के अंदर हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि आर्थिक दृष्टि से दुनिया को मार पड़ी है कोरोना के कारण और यूक्रेन के कारण। कोई देश नहीं बचा। सारी दुनिया में, सारी दुनिया ने आर्थिक मंदी देखी। सारी दुनिया ने यूक्रेन की लड़ाई के कारण सप्लाई चेन की मुसीबत देखी। लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया के आर्थिक जगत के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर कहीं उम्मीद, ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है और भारत आगे बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। इसके बावजूद भी, इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी भारत 9 साल पहले 11वें नंबर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था में खड़ा था। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस ब्रिटेन ने हम लोगों के ऊपर 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर भारत अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोलते हैं कि समय दूर नहीं है जब भारत दुनिया की 3री नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 3री नंबर की। मित्रों, ये परिवर्तन आपको जानकर के खुशी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बनना भारत में 500% गुना बढ़ गया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे बनाए हुए सामान दुनिया में जो जा रहे हैं, वो एक साल में 70,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है। और उसी तरीके से हम लोगों को कई बार कांग्रेस पार्टी वाले मजाक उड़ाते हैं ना, देश बदल गया, देश बदल गया। उनको मालूम नहीं है कि देश बदल गया है। आप देखिए, 9 साल पहले 92% मोबाइल, 92% मोबाइल जो आप हाथ में लेकर घूमते हैं, यह विदेशों से बनकर के आता था और सबसे ज्यादा चाइना से आता था। आज भारत 97% मोबाइल भारत में बना रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह है अर्थ की व्यवस्था की दृष्टि से। अगर हम इस्पात की बात करें, स्टील की बात करें, तो स्टील जो हम मैन्युफैक्चर 4थे नंबर पर खड़े थे, आज भारत 2रे नंबर पर इस्पात बनाने में खड़ा है। 2रे नंबर पर। आपने सुना होगा, बचपन में आप लोग कहते होंगे, ये जापानीज गाड़ी है, ये टोयोटा है,
ये डैटसन है, ये जापान की गाड़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़ करके दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा तीसरा मार्केट बन गया है, तो भारत बन गया है। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि हमको भारत के खिलौने खरीदने चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था कि चाइना से गणेश भगवान क्यों आए, हमारे यहाँ क्यों नहीं इसको बढ़ाया जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि टॉय का, खिलौनों का एक्सपोर्ट भारत में 3 गुना बढ़ गया है, और अब हम बना ही नहीं रहे हैं, हम दुनिया को भी दे रहे हैं। ये बदलता भारत है। मित्रों, एक समय में एक प्रधानमंत्री ये कहता था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। कहता था कि नहीं कहते थे? पता नहीं कौन सा पंजा था जिसमें वो चिपक जाता था। कौन सा पंजा था? 1 रुपया भेजते थे तो 85 पैसा चिपक जाता था, 15 ही पहुंचता था। आज डिजिटल इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 लाख करोड़ रुपए लोगों के खाते में सीधे पहुंचा दिए हैं। ये आज बदलता भारत है। कोरोना में 20 करोड़ बहनों के खातों में, बताइए, लॉकडाउन में 500 करोड़ रुपए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? न डाकिया, न मनी ऑर्डर, न बिचौलिया, न कोई, न बैंक का कर्मचारी, सीधे उधर मोदी जी और उधर हमारी बहन अपने खाते में 500 रुपए पाती हुई देखी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके कारण इसके कारण लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो लीकेज होती थी उसको भी रोकने में हम सफल हुए हैं। मित्रों, आप बताइए, आजकल अभी मैं आ रहा था तो मुझे हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि यहां से भारतमाला का रोड जा रहा है, यहां से बनेगा, बताया था ना? आप बताइए, आपको आजकल दिखता है कि नहीं कहीं एलिवेटेड रोड, कहीं अंडरपास, कहीं मेट्रो रेल, कहीं हाईवे, कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं 4 वे, कहीं 6 लेन, 2 लेन का 4 लेन, 4 लेन का 6 लेन, 6 लेन का 8 लेन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 साल में 18 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है। 18 लाख करोड़ रुपए। और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए 1 साल के अंदर खर्च होने वाला है। यह है विकास की कहानी। 54,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी है। 54,000 किलोमीटर की सड़क बनी है। और ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट नेटवर्क है सड़कों का, दुनिया का। 606 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनी है। और जो रेल की लाइनें बिछती हैं, 9 साल पहले एक दिन में 5 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछती थी, आज 14.5 किलोमीटर की लाइन प्रतिदिन बिछती है। ये फर्क है। 9 साल पहले एक दिन में 12 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनती थी, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहा है। यह विकास की कहानी है। 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी के 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने। यह परिवर्तन हमको समझना चाहिए। और जिसमें से 8 एयरपोर्ट तो हमारे गुजरात में ही बन रहे हैं, 8 एयरपोर्ट। और उसी तरीके से 3,28,000 किलोमीटर की सड़क, ग्रामीण सड़क बनी है। कितनी? 3,28,000 किलोमीटर। यानी हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम, हर गांव को हर मौसम में पक्की सड़क से जोड़ने का काम ये आदरणीय मोदी जी ने किया है। मित्रों, अभी पहले मोदी जी जापान गए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर पहले बीच में न्यू पपुआ गिनी भी गए थे, और उसके बाद अभी अमेरिका भी गए थे। आपने देखा दुनिया ने किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा की। जो बाइडेन ने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, अगले महीने आपने अमेरिका आना है।
मेरी दिक्कत बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने आपके लिए जो मैंने राजकीय भोज का आयोजन किया है उसमें लोग निमंत्रण मांग रहे हैं और मुझसे नाराज हो रहे हैं कि मोदी जी के भोज में हमको निमंत्रण क्यों नहीं है। यानी अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट ये पहचान रहा है कि आदरणीय मोदी जी की शख्सियत अमेरिका में क्या धूम मचा रही है, इसको भी हमको समझना चाहिए। न्यू